কি হলো? ফোনে চার্জ দিয়ে কি হবে? ও, তাড়াতাড়ি যা। হুম, चलिए शुरू करें धीरे धीरे। ये দুটো ছেলে এখন এলো না। तो प्लेसेंटा शुरू करेंगे तो मुश्किल है, समझता नहीं है ये लोग। प्लेसेंटा का कैरेक्टर में क्या क्या पॉइंट्स है? कल पढ़ाया था। डिस्कॉइडल, डेसिडुएट, हीमोकोरियल, टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो मिक्स ग्लैंड बिकॉज इसका सिक्रीशन हार्मोन भी है, एंजाइम भी है। सिक्रीट्स बोथ हार्मोन, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। हम्म, जल्दी आ जा। सिक्रीट्स बोथ हार्मोन एंड एंजाइम, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का कॉमन स्ट्रक्चर, इसका जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन प्लेसेंटा का है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट between the developing fetus, developing embryo, and the maternal body, and the জলটা ঘরে দিয়ে দে, and the maternal body, or preferably the uterine tissue, and the maternal body, or we can call the uterine tissue। कल यूटेराइन टिश्यू वाला फोटो भी पढ़ लिया था आप लोगों ने। यूटेराइन टिश्यू माथा খারাপ আছে, ঠান্ডা করে দেয় এত। क्या हुआ? तो पूछ के जाओ, ऐसे ही निकल जाओ, क्या बात है? निकाल देंगे बैच से। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी और यूट्राइन टिश्यू, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। अब देखो प्लेसेंटा में देयर आर सर्टेन हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा। तो वो हार्मोन्स के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कशन है। अब उसके बाद उससे पहले हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिमोकोरियल। ये मैंने लिखा, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। इट्स अ कैरेक्टर ऑफ प्लेसेंटा बेटा। और हो सकता है क्योंकि 25 का जो पेपर होगा वो 24 जैसा नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। तो हो सकता है अगर प्लेसेंटा से खराब क्वेश्चन भी आया, ये तो हाउ मेनी ऑप्शन सोचिए। SLE इज नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन इस बार नीट में आया था। प्रोटेरोजोइक पीरियड इस बार नीट में आया था, नॉट इन एनसीईआरटी। तो ऐसा हो सकता है कि एक और पॉइंट ऐड कर दे, और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर जस्टिफाई प्लेसेंटा, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन। तो इस कंडीशन में हिमोकोरियल इज अ टर्म जो जरूर आपको एक बार एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं किस तरह से आप याद रखोगे, सो दैट इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर यू। एक टेक्निक सिखाता हूं बेटा। देखिए, एक चीज समझिए। इन जनरल जितने भी तरह का प्लेसेंटा होता है, एक्चुअली 6 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मुझे ये फर्क पड़ता है कि हिमोकोरियल आपको समझ में आता है कि नहीं। तो जितने भी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो बिटवीन द फिटस एंड द मदर कैसे समझोगे, फिटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड अगर हम लोग इस तरह से कंसीडर करें तो उसके बीच में बहुत सारे लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा होता है। फिटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड उसके बीच में बहुत सारे लेयर्स ऑफ प्लेसेंटा होता है। देखिए किस तरह से है, जैसे कि देखो फिटल ब्लड, इस तरफ हमने लिखा फिटल ब्लड फॉर एग्जाम्पल, तो सोचो, और ये इस तरफ मैटरनल ब्लड। देखिए ध्यान से, एक तरफ फिटल ब्लड एक तरफ मैटरनल ब्लड, तो सोचिए सोचिए ब्लड, तो ब्लड इज कैरिड बाय वेसल, तो ये अगर ब्लड वेसल है तो ये ब्लड का जो आउटर लेयर है, ये जो लेयर दैट इज टचिंग द ब्लड दैट इज एंडोथेलियम, ये तो हम लोगों को पता है, एंडोथेलियम पता है ना, है ना, दैट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड दैट इज एंडोथेलियम। तो अगर एंडोथेलियम है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, तो दिस एंडोथेलियम विल बी प्रेजेंट, दिस इज द फर्स्ट लेयर, इसमें भी एक लेयर, और दो, तीन, चार, पांच, देर आर 6 लेयर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए फिटल ब्लड विथ मैटरनल ब्लड के बीच में 6 लेयर, तो सबसे पहला जो लेयर होगा, ये ह्यूमन के लिए मत सोचिए, डू नॉट थिंक एज ह्यूमन, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लेसेंटा, I am not talking that you should think only based on humans. No, I am talking of any kind of placenta. Got my point? अब देखिए ये क्या होगा, एंडोथेलियम, तो ब्लड के साथ टच किया हुआ कौन होता है, एंडोथेलियम, तो एंडोथेलियम किसका, फीटल ब्लड वेसल का एंडोथेलियम, सो एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल, समझ में आया, एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल, क्लियर। ये जो पहला पॉइंट मैंने लिखा एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल, वेरी मच इन द सेम वे अगर 6 नंबर पॉइंट पे पॉइंट को दर्शाएंगे तो दिस इज एंडोथेलियम ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल, सो एंडोथेलियम ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल, हो गया। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए एंडोथेलियम के बाहर क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सो दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, किसी भी एंडोथेलियम हो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या होगा, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, दिस इज यूटेराइन, मैटरनल माने कि यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, ठीक। सोचिए, अब देखो फीटस और मदर, इसके बीच में जो कनेक्शन होता है, फीटस और मदर इसके बीच में जो कनेक्शन होता है, फीटस किससे कनेक्ट करता है, ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट का 2 पार्ट होता है, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, कल पढ़ाया था मैंने आपको, पिक्चर दिखाया था, तो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, एम आई क्लियर, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, तो दिस इज ट्रोफोब्लास्ट बिटवीन द फीटस एंड द मदर, जिसका 2 लेयर होता है, ह्यूमन में 2 लेयर होता है, उसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, बट इन जनरल फॉर एवरी काइंड ऑफ प्लेसेंटा इट इज ट्रोफोब्लास्ट। अब जरा देखिए ध्यान से, नंबर 4, दिस इज द यूटेराइन एपिथेलियम, ये ह्यूमन में नहीं होता हालांकि यूटेराइन एपिथेलियम, लेकिन ये हो सकता है। तो देखिए 3 है यूटेरस का मतलब मैटरनल वाला, और 3 है फीटल वाला। देखिए फीटल ब्लड, मैटरनल ब्लड, क्या करा मैंने, ध्यान से देख मेरे तरफ, फीटल ब्लड, मैटरनल ब्लड, फीटल ब्लड में पहला एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करा, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, फीटस में करा ट्रोफोब्लास्ट, उसमें करा यूटेराइन एपिथेलियम, फिनिश्ड, तो 6 हो गया। अब देखिए माय डियर, जितने भी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला है, ES EH², ये है फॉर्मूला, 5 टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ES EH², 1 2 3 4 5, देख दिस फॉर्मूला इज एपिथेलियोकोरियल। अभी क्यों लिख रहे हैं आप देखोगे,
एपिथेलियोकोरियल इज ई, एस इज सिनडेस्मोकोरियल। सर आप क्यों लिख रहे हो, ये सब तो नीट में नहीं आएगा, मुझे भी पता है नहीं आएगा, यू डिड नॉट नीड टू स्टडी, लेकिन मुझे टारगेट है हिमोकोरियल के वर्ड, हिमोकोरियल वर्ड बताने का, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी आप भूल जाना। तो दिस इज एंडोथेलियोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, दिस इज हिमोकोरियल जो हम लोगों को याद रखना है, एंड दिस इज हीमो एंडोथेलियल, हीमो endothelial. My dear students, these are the 5 different types of placenta that are found. These are the 5 different types of placenta. 5 different types of placenta. यही मैंने लिखाया। तो एक चीज याद रखिएगा, एपिथेलियोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, सपोज अगर एपिथेलियोकोरियल, मैं इधर लिखता हूं एपिथेलियोकोरियल, फिर एंडोथेलियोकोरियल, याद नहीं रखना है आपको, एंडोथेलियोकोरियल, फिर मैंने कहा ईएस, ओहो एक तो भूले गया बेटा, सिनडेस्मो होगा ना, सॉरी एक सेकंड बेटा, सिनडेस्मो उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, सिनडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, हीमोकोरियल, हीमो एंडोथेलियल, हीमो एंडोथेलियल, यही तो टाइप्स है, 5 टाइप्स माय डियर। इस 5 टाइप को तुरंत यूं कर लेंगे हम लोग, देख एक सेकंड, एपिथेलियोकोरियल, ऑल 6 लेयर्स प्रेजेंट, ऑल 6 लेयर्स आर प्रेजेंट, ये हो गया एपिथेलियोकोरियल, जो मुझे याद नहीं रखना है, जितने भी लेयर मैंने बनाया हर एक लेयर प्रेजेंट है, ये होता है हॉर्स में, ये होता है हॉर्स में, समझे ना। तो एनीवे, तो ऑल 6 लेयर्स आर प्रेजेंट, नहीं याद रखना है, इसमें 4th लेयर एब्सेंट, एंडोथेलियोकोरियल 4 + 5, 5th लेयर्स एब्सेंट, हिमोकोरियल, ह्यूमन हिमोकोरियल, ये याद रखना है, 4 + 5 + 6 layers absent, and hemoendothelial 2 से लेके 6th all layers absent। मुझे केवल और केवल इसमें इंटरेस्ट है और किसी में नहीं। पुराना नीट में सब पढ़ना पड़ता था, पुराना पीएमटी में, अभी नहीं करना है, मुझे केवल इससे इंटरेस्ट है। देख कौन कौन सा लेयर एब्सेंट है, 4 5 6, ये तीनों लेयर उड़ गया। आप पिक्चर देखिए, याद करिए कल का पिक्चर जो है, ये तीनों लेयर इसमें नहीं है, हिमोएंडोथेलियल में, हिमोकोरियल में ये 3 लेयर्स आर एब्सेंट, 4 5 6 आर एब्सेंट इन हिमोकोरियल। तो एंडोथेलियम ऑफ द फीटल ब्लड वेसल, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, ट्रोफोब्लास्ट से ही तो कनेक्टेड है मैटरनल ब्लड, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट से सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट विद इन द कोरियोनिक, कोरियोनिक विलाई बनाएगा सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, एंड इंटरविलर स्पेस में मैटरनल ब्लड, पढ़ाया था कल, पढ़ाया था कल। यूटेरस, ये है यूटेरस, ये यूटेरस, और इधर है कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई। तो इंटरविलर स्पेस में क्या होगा, मैटरनल ब्लड। कोरियोनिक विलाई कैसे बना, ट्रोफोब्लास्ट से बना ना, सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, तो ये तो है। तो कोरियोनिक विलाई अगर ये है, दिस इज द कोरियोनिक विलाई, को कल पढ़ाया था मैंने आपको, कोरियोनिक विलाई, এটাকে বলা হচ্ছে সিনসাইটিও ট্রফোব্লাস্ট, সিনসাইটিও, সিনসাইটিও ট্রফোব্লাস্ট, सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। तो ये किसका पार्ट है, ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है, तो वही तो किया मैंने। ट्रोफोब्लास्ट डायरेक्टली मैटरनल ब्लड, देख ट्रोफोब्लास्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मैटरनल ब्लड, यही तो डिस्कशन करा था कल, याद है। तो दिस इज हिमोकोरियल, दिस इज हिमोकोरियल, याद होगा ना। और इसमें कल मैंने बताया था आपको कल मैंने बताया था कि এখানে এই যে ये पढ़ाया था कल मैंने, umbilical artery and this was umbilical vein, ये तो डिस्कशन हुआ था ना कल। है ना। तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड इस तरफ जाएगा,
और दिस इज एनक्लोज्ड इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये पढ़ाया था कल मैंने, है ना। एंड इसके चारों ओर क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, इसके चारों ओर साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, है ना। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स पढ़ाया था कल मैंने। एंड दिस वाज यूट्राइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, and this was uterine vein, है ना, यूट्राइन वेन, यूट्राइन आर्टरी। ये डिस्कशन कल करा था हम लोगों ने। दिस इज हिमोकोरियल प्लेसेंटा, डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ बेसिलिस टुवर्ड द मदर, डेसिडुआ पैराइटलिस टुवर्ड द फीटस, कल पढ़ाया था मैंने। तो दिस वाज डेसिडुआ, this was decidua basilis, this was decidua capsularis, and this cells were decidua parietalis। ये पढ़ाया था मैंने। मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, ये डिस्कशन करा था। तो दिस इज हिमोकोरियल प्लेसेंटा, जहां पे ट्रोफोब्लास्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मैटरनल ब्लड। तो हिमोकोरियल प्लेसेंटा का यूनिकनेस क्या है? व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द हिमोकोरियल प्लेसेंटा माय डियर? हियर द ट्रोफोब्लास्ट, द ट्रोफोब्लास्ट is directly connected to the maternal blood, है ना। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ट्रोफोब्लास्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मैटरनल ब्लड, ये वाला हो गया। ट्रोफोब्लास्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मैटरनल ब्लड, ये वाला हो गया। अब प्लेसेंटा इज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन, है ना। तो प्लेसेंटा अगर टेम्पोररी एंडोक्राइन ऑर्गन हो गया, तो प्लेसेंटा टेम्पोररी कुछ कुछ हार्मोन्स निकलता है प्लेसेंटा से। तो एनसीईआरटी में हार्मोन्स रिलीज बाय द प्लेसेंटा, इसके बारे में भी चर्चा है। ए कैटरपिलर, हार्मोन्स रिलीज बाय प्लेसेंटा बोलता था, पढ़ते था। पर क्या? HCG एनसीईआरटी दूसरे तरह से लिखा है, मैं इस तरह से लिखता हूं, H स्मॉल, ह्यूमन, बोलो, HPL, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेन, प्रोजेस्टोजेन। तो प्रोजेस्टोजेन इज अ केमिकल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली, जैसे टेस्टोस्टेरॉन के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वेरी मच इन द सेम वे प्रोजेस्टोजेन आर द केमिकल्स ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। तो एनीवे, तो HCG हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेन। सो ऑल दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा। बोलो, चलता था को। अच्छा, ये प्लेसेंटा रिलीज करता है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, माने प्रेगनेंसी के लेटर फेज में ऑफ प्रेगनेंसी। बोलो, देखो, द हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, द हार्मोन रिलैक्सिन इज रिलीज्ड। अब कौन रिलीज करेगा? दिस इज रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा, ऑल्सो रिलीज बाय द ओवरी। ভালো করে দেখো एनसीईआरटी, बाय द ओवरी। अब ओवरी में, ओवरी से कहां रिलीज हो, ओवरी में से कहां रिलीज, ओवरी से कहां रिलीज होगा, ओवरी का किस जगह से रिलीज होगा? दैट विल बी कॉर्पस ल्यूटियम। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, कॉर्पस ल्यूटियम इज 2021 नीट, नीट 2000, हाँ 2021। तो नीट 2021 में यह सवाल पूछा गया था, कॉर्पस ल्यूटियम कहां से रिलीज हुआ था? ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम। एनसीईआरटी में केवल ओवरी लिख के छोड़ दिया है, ऑल्सो रिलीज बाय दी ओवरी। मतलब एक तरफ तो प्लेसेंटा रिलीज कर ही रहा है, उसको छोड़ के ओवरी से, ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम भी इसको रिलीज करेगा। एम आई क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। তুই কোন পাতা দেখছিস বাবা? 53 পড়াচ্ছি, 54 এর দিকে তাকিয়েছিস কেন? चलो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अभी नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए, अच्छा और एक चीज मैं बता देता हूं माय डियर, इसको मैंने मैंने हेटेरोक्राइन ग्लैंड बताया या तो मिक्स ग्लैंड बताया अभी कुछ देर पहले। तो एंजाइम कहां गया? तो एंजाइम जो प्लेसेंटा से रिलीज होगा उसका नाम है एरोमेटेज, एरोमेटेज। इसके बारे में मैंने बात किया था
दिस एंजाइम कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स। पहले पढ़ाया था आप लोगों को, याद है? एक सीक्वेंस पढ़ाया था जिससे सिंथेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पढ़ाया था। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल से शुरू करके तो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए एरोमेटेज चाहिए, और पर्टिकुलरली वही चाहिए जब आपको जब आप पार्चुरेशन पढ़ोगे। एनसीईआरटी का एक डेफिनेशन है माय डियर, उसको अगर आपको समझना है तो ये एरोमेटेज का रोल समझना पड़ेगा। एम आई क्लियर? वो पढ़ाएंगे, डोंट वरी। कॉर्पस ल्यूटियम, एब्सोल्युटली। प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, रिलैक्सिन निकलता है, जरूरत होने से एचसीजी भी निकलता है। क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी हो गया, कॉन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? रिलीज ऑफ एचसीजी इन यूरिन। तो एचसीजी कौन रिलीज करेगा? इनिशियली कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, फिर जैसे जैसे प्लेसेंटा बन जाता है फुल्ली, प्लेसेंटा रिलीज करना चालू करता है। समझे ना? हो गया। लेकिन आपका नीट में क्वेश्चन आएगा एचसीजी, तो आप कॉर्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा को प्रायोरिटी दोगे। समझे ना? याद रखिएगा एचसीजी, अच्छा এটা लिखे दी, तो अभी तक नहीं लिखा मैंने। प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन यूरिन इज द कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना? ये प्रेक टेस्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन यूरिन इज द कॉन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना? तो प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन यूरिन इज द कॉन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। हालांकि एचसीजी अगर आपके नीट में पूछा गया तो नीट में आप कोशिश करिएगा प्लेसेंटा आंसर करने की, क्योंकि प्लेसेंटा इज द प्राइमरी आंसर। सेकंड आंसर विल बी कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आया? चलो, हाँ। HCG, HPL, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये फीमेल रिलीज करेगा, प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। केवल प्रेगनेंसी में ही ये रिलीज होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये तीनों हार्मोन रिलीज नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। प्रेगनेंसी के अलावा तीनों हार्मोन रिलीज नहीं होता। रिलैक्सिन क्यों रिलीज होता है? रिलैक्सेशन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट ड्यूरिंग पार्चुरेशन। कि बोल रहा हूं, तो रिलैक्सिन का यूज क्या है? रिलैक्सिन का यूज है रिलैक्सेशन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस to increase the diameter of the pelvic outlet for parturition। तो पार्चुरेशन में हेल्प करने के लिए अगर पेल्विक आउटलेट का डायामीटर इंक्रीज नहीं हुआ तो फायदा नहीं है, तब बच्चा कैसे निकलेगा? सो पेल्विक आउटलेट का डायामीटर को इंक्रीज करने के लिए रिलैक्सेशन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसका नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है माय डियर, पढ़ो। एटसेट्रा एटसेट्रा। केवल ये नहीं, बहुत सारे हैं, बुझते पेरेছো? लेकिन इंटरनल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनल एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो प्रायोरिटी ये हार्मोन्स का नाम लिखना है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स अगर लिख दिया तो उसमें नो वन नोज नहीं, तो समझ में आता है ये कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा। ठीक है? अगर बोलते हो कि मेलाटोनिन इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज होता है जो लिखा नहीं है उधर। लेकिन प्रायोरिटी में जो जो हार्मोन्स इधर लिखा है सबका नाम याद रखना है। और लिस्ट में से हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर इंक्रीज्ड इन सेवरल फोल्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन में यही जो हार्मोन्स लिखा हुआ है इसका नाम कंपल्सरीली याद रखना है आपको। फिर से पढ़। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिजोल, पीआरएल, थायरोक्सिन आर इंक्रीज्ड एटसेट्रा, याद रखिएगा, आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है अंदर, है ना? तो आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये पांच तो आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, और इंटरनल एग्जाम में ये पांच ही सुनना चाहता है। हालांकि 6, 7, 8 जितने भी ऑप्शंस है उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन ऑप्शन में है तो ग्रोथ हार्मोन को आपको उधर अप्लाई करना पड़ेगा। समझे? क्योंकि बच्चा ऑलरेडी
मम्मी के अंदर है। कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन ना, मम्मी स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस हार्मोन तो बढ़ेगा ही। इतने सारे कैटाबॉलिज्म करता है ना कॉर्टिसोल, प्रोटियोलाइसिस लाइपोलाइसिस, तो इतने सारे कैटाबॉलिक प्रोसेस करता है। और बच्चा मम्मी के अंदर है मतलब मम्मी के अंदर कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मम्मी के अंदर यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, बच्चा यूटिलाइज करेगा ना। वो तो है ही ना, प्रोटियोलाइसिस लाइपोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सब तरह का, नियोग्लूकोजेनेसिस है ना। इधर पढ़ो, सेंटेंसটা কে পড়বে? ऊपर वाला सुनो, ऊपर वाला को एजर्शन कर और ये सेंटेंस को डिजन कर। ऊपर वाला सेंटेंस जो हार्मोन्स का नाम वाला सेंटेंस है उसको एजर्शन कर और इसको रीजन कर। एग्जाम का क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया बेटा। बोलो, समझ में आ गया? इसको लेके किसी के मन में कोई भी दुविधा? जो डिस्कशन हम लोग प्लेसेंटा के लोग को लेके किया, वो वाला फोटोग्राफ, उसके साथ जो भी इनपुट्स देना था सब इनपुट्स मैंने दे दिया, एंड ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट माय डियर। ठीक है, इसमें एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है अपन को। देख लीजिए, ये बोर्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, इसका फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिए। तो ठंडा लग रहा है, बंद करेंगे तो गर्मी लगेगा। किरे कैटरपिलर কি খবর? কত পেয়েছিস নম্বর? তুই থাপ্পড় মারবো না, সব খবর দিয়ে যাবি আমাকে। हो गया? उधर खड़ा हो गया, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन। नेक्स्ट एग्जाम में सिलेबस क्या है? अभी अभी एग्जाम में क्या हुआ? अब टिल इवोल्यूशन आएगा। एग्जाम कब है? 8 तारीख का एग्जाम में। तुम लोगों का एग्जाम सिलेबस देख ले एक बार। मैं नहीं तो बना। नो आई विल नॉट, आई कैन नॉट सेंड इट। देख लेता हूँ। ये क्या नाम है तुम लोगों का बैच का? अचीवर प्लस, फेज 3 4 अचीवर प्लस। अच्छी बात है, बहुत कुछ पढ़ा दिया तुम लोगों को भाई। सिलेबस कंप्लीट है, कौन बोला तुम्हें? नहीं देखो, इतना मैं भी पीछे हूँ। आज कौन सा तारीख है? 12 तारीख को मुझे कंप्लीट करना था पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, आज करेंगे। इवोल्यूशन तक है, इवोल्यूशन तक है। ठीक है, तुम लोग का अच्छी बात है कि सिलेबस ठीक ठाक चलेगा। इसके बाद इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ डिजीज कौन पढ़ाएगा? ह्यूमन हेल्थ डिजीज ना, वो वाला, तो वो है एग्जाम में। बोलो। हाँ। हम्म। उत्तर করবে, yes correct, because progestogen is the another chemical form of progesterone.
हर किसी का अलग अलग केमिकल फॉर्म्स है। जैसे टेस्टोस्टेरोन के 4 केमिकल फॉर्म्स है, एंड्रोजन है, DHEA है, एंड्रोस्टेनिडियोन है ना। तो ये 4 है। तो टेस्टोस्टेरोन खुद। ईस्ट्रोजन के लिए ईस्ट्रोजन, इस्ट्रियोल, ईस्ट्रोजन बोल के कुछ कंपाउंड है ही नहीं, है एक्चुअली ईस्ट्रोन, इस्ट्रियोल या तो ईस्ट्राडियोल, समझे। अब चलो ईस्ट्रोजन मान लेते हैं, सबको मिला के हम लोग ईस्ट्रो कोई भी एक को हम जनरलाइज किए। सिमिलरली प्रोजेस्टेरॉन के लिए प्रेग्नेनोलॉन भी प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्म है, प्रोजेस्टेरॉन खुद है, प्रोजेस्ट्रोजन भी है। तो you need to know these are the different chemicals which actually contribute to the same function as that of the hormones directly। बुझे? ठीक है, डन हो गया। अब हम लोग प्रोसीड करें। सो नाउ वी विल स्टडी पार्चुरेशन। तो आवर टारगेट ऑफ डिस्कशन विल बी पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के लिए क्या, इसको अच्छा इसको इरेज कर दे अब इसको। जनवरी का जो एग्जाम होगा 8 तारीख को, वो एग्जाम आपको देना है केवल और केवल 630 लाने के लिए। हर किसी का टारगेट होगा केवल 630। उससे ज्यादा मुझे किसी से नहीं चाहिए कुछ भी मार्क्स, कोई भी मार्क्स। मुझे केवल 630 चाहिए। उसके लिए 90 मार्क्स गलत करना पड़ता है, और 90 मार्क्स गलत करने का मतलब हो गया 16 क्वेश्चंस गलत करना पड़ता है। और अगर हर एक सब्जेक्ट में आप 4 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब भी 16 क्वेश्चन गलत होंगे, तब भी आपको 630 आएगा। की बोल रहा हूं, बुझते पारछो? सो 16 क्वेश्चंस गलत करने का प्रोविजन है, उसके साथ 20 क्वेश्चन आप सोच छोड़ रहे हो, तो 36 क्वेश्चन का विंडो लेके भी आप अगर एग्जाम दोगे तब भी जाके आपका 630 आएगा। मुझे केवल 630 चाहिए फ्रॉम ईच वन ऑफ, उसी के लिए एग्जाम देना है। गॉट माई पॉइंट? मुझे नहीं चाहिए 650, मुझे नहीं चाहिए 680, आई वॉन्ट ओनली 630। बुझते पेरेছো? स्ट्रेटेजिक एग्जाम देना इज इंपॉर्टेंट। खुद का स्ट्रेंथ, खुद का वीकनेस को बैलेंस रखते हुए, संतुलन रखते हुए स्ट्रेटेजिक एग्जाम देना इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन, रैंक करना, सिलेक्शन करना, ये सब अलग अलग तरीका होता है। तो सिलेक्शन के लिए चाहिए मुझे ये नेक्स्ट एग्जाम 630 मुझे चाहिए हर किसी का। बुझते पेरेছো? सो इतना तो लाना ही पड़ेगा। उसी तरह से आप प्रिपरेशन लीजिए, मुझे लगता है डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे पार्चुरेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है, मैं लिख रहा हूं लेबर। लेबर क्या है बेटा? लेबर इज a series of events, series of events which include, so series of events which include number 1 parturition, and number 2 expulsion of the afterbirth. So I have used a term that is expulsion of the, तो parturition, केवल पार्चुरेशन ही लेबर का पार्ट नहीं है, पार्चुरेशन के साथ साथ आफ्टर बर्थ का एक्सपल्शन भी लेबर का पार्ट है। तो पार्चुरेशन और लेबर में एक अंतर तो है, इसका मतलब जरा देखिए ध्यान से। पार्चुरेशन और लेबर के अंतर, लेबर के बीच में अंतर क्या है? पार्चुरेशन मतलब एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, एक्सपल्शन ऑफ द सॉरी, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, दैट इज पार्चुरेशन। समझ में आया? फीटस का एक्सपल्शन इज पार्चुरेशन। व्हाट इज आफ्टर बर्थ? आफ्टर बर्थ इज प्लेसेंटा along with its contents। तो प्लेसेंटा के साथ साथ उसके जो कंटेंट्स है उसको आप एक साथ कंसिडर करोगे तो दैट इज कॉल्ड द आफ्टर बर्थ। सो आफ्टर बर्थ इज प्लेसेंटा along with its contents, क्योंकि प्लेसेंटा को भी एक्सपेल करना पड़ेगा आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस।
বুঝতে পেরেছো? सो सबसे पहली बात तो ये है, हम लोग बात करेंगे पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। अब पार्चुरेशन का डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या लिख रहा है बेटा? एनसीईआरटी पेज नंबर 55 समरी, नीचे से 8 लाइन ऊपर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स, इट इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्रिनल फेनोमेना ইনভলভিং, ভালো করে দেখো, কর্টিজল, আমি অ্যারো দিলাম, ইস্ট্রোজেন, অ্যারো দিলাম, অক্সিটোসিন। एनसीईआरटी कॉमा देके लिखा है एंड ऑक्सीटोसिन, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा, दिस इज द सीक्वेंस, एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ पार्चुरेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी। बाबा समरी निकालो ना, डेफिनेशन निकालो, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्रिनल फेनोमेना, मार्क करो उसको बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है। 3 हार्मोन है देख सीक्वेंशियली, कॉर्टिजोल है, उसके बाद ईस्ट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीटोसिन है। बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें गलती करता है। जितने भी स्टूडेंट्स को आप पूछो पार्चुरेशन के हार्मोन्स का सीक्वेंस, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन का नाम बोलेगा, और वही गलत है। कुछ एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करेगा तो रिलैक्सिन ही बोल पाएगा और कुछ नहीं। अगर उनको ये पता नहीं तो वो कभी आंसर करेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, अभी भी পিজিতে পড়ে ইফজা পারভিন, 2021 साल আমার মনে আছে, खूब तामझाम, बहुत अच्छा बच्चा है, मार्केट में खबर है। तो मैंने उनके ऐसे ही मुझे इंटरेक्शन के लिए फोन करा, तो उनके पापा फोन रिसीव किया था। तो मैंने बोला कैसा कर रहा है? नहीं बेटी अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, क्वेश्चन एग्जाम दे रहा है, ये कर रहा है। बेकार, ठीक है कोई दिक्कत, मैं बोला नहीं बेकार। तो एनीवे, तो फोन पे मैंने केवल उसको बोला ठीक है उनका क्वेश्चन पूछेंगे, अगर पढ़ाई अच्छा कर रहा है तो क्वेश्चन पूछना जायज है, तो लेट्स सी। तो मैंने बोला आप लाउड स्पीकर पे डालिए फोन, और फिर मैंने पूछा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ हार्मोन्स इन पार्चुरेशन, जस्ट ये लाइन पूछा, शुरू किया ऑक्सीटोसिन। इफ्जा परवीन किस लेवल का स्टूडेंट? ट्रिमेंडस स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, 2021 रैंक का। तो मैंने उसको बताया कि ये पेज खोल के देख, सिर्फ एक क्वेश्चन के बाद जंप इन द एनालिसिस, समझे? एक क्वेश्चन निपटा दिया था, एक क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब यह है, और फिर उसका 2021 शायद 651 आया था उसका, 51 या 656 आया, सॉरी। तो मैं पीजी में पढ़ी, और थोड़ा पहले मिलता हो तो 700 टच हो जाता उसका। एनीवे, तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़े से बड़े प्लेयर भी ये आंसर गलत करता है, अगर उसको ये पता नहीं। वो पहले ही आंसर करेगा ऑक्सीटोसिन विच इज अ नॉनसेंस, और थोड़ा कोशिश करेगा तब भी आंसर करेगा रिलैक्सिन विच इज अगेन अ नॉनसेंस। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में सबसे पहले आएगा कॉर्टिसोल, फिर आएगा ईस्ट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीटोसिन। कैसे आएगा सर? वो मैं पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो मैकेनिज्म लिखा है एनसीईआरटी में, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्रिनल फेनोमेना, इसको उसको मार्क करके लिखिए साइड में, किसी जगह पे अगर लिखने का जगह है तो लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्रिनल फेनोमेना, इसको मैं मार्क कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला, दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एंड ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे अभी। एम आई क्लियर नाउ? हाँ, सो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ध्यान दीजिएगा, अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन माय डियर, ठीक है? तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चा। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या क्या डिस्कशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो फीटल, बोर्ड पे देख, तो मैंने क्या कहा, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स किस तरह से होगा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। देख, सबसे पहली बात तो ये है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इनिशिएट कौन करेगा? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इनिशिएटेड बाय 2 थिंग्स, नंबर ए नंबर बी।
फुल्ली डेवलप्ड फीटस, एनसीईआरटी में लिखा है फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जिसको कहते हैं एक्चुअली फुल टर्म फीटस। फुल टर्म फीटस समझते हो, जो अपना टर्म पूरा कंप्लीट किया है, दैट मींस 36 ये वीक्स प्लस माइनस 7 डेज। अब नंबर 2, फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा। नीट का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही सिग्नल देता है फॉर द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यही डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन उसको भी अगर स्पेसिफिक करोगे माय डियर, तो फर्स्ट सिग्नल कम्स फ्रॉम द फुल टर्म फीटस। सो फुल टर्म फीटस से फर्स्ट सिग्नल आएगा, सेकेंड सिग्नल आएगा यहां से। लेकिन आप लोगों के लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दे विल आस्क कि सिग्नल्स गिवन ड्यूरिंग अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन कौन, उसमें आंसर होगा फुल टर्म फीटस एंड ये वाला क्या कहते हैं, फुल टर्म प्लेसेंटा। बुझते पेरेछो, दोनों आपका आंसर होगा। लेकिन सबसे पहले आएगा ये, दूसरे बार सेकंड आएगा वो। अब ये सिग्नल के बाद ये जो पहला सिग्नल आएगा, दिस इज अ न्यूरल सिग्नल। क्या सिग्नल, मतलब नर्व इंपल्स। ये कोई हार्मोनल सिग्नल नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है न्यूरो एंडोक्रिनल फेनोमेना, बिकॉज द फर्स्ट सिग्नल इज ऑलवेज अ न्यूरल सिग्नल फ्रॉम अ फुल टर्म फीटस। फर्स्ट लिखा ना फुल टर्म फीटस के नीचे, न्यूरल सिग्नल। दूसरे बच्चे, नाउ व्हाट विल हैपन with this neural signal? It will stimulate the hypothalamus of the fetus. किसको एक्टिवेट करेगा, हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस। समझे, हाइपोथैलेमस ऑफ द फीटस को जैसे ही एक्टिवेट करेगा, इट विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक टू दी, अच्छा हाइपोथैलेमस विल रिलीज, কি রিলিজ করবে, মাথাটা খারাপ কেন হলো, দাঁড়া চুপ কর, হ্যাঁ ও ইয়েস, এসিটি মানে সিটিএইচ, সিটিএইচ কি, কর্টিকোট্রপিক রিলিজিং হরমোন, কর্টিকোট্রপিক রিলিজিং হরমোন, সিআরএইচ বলে, সরি সিআরএইচ বলে বেটা, কর্টিকোট্রপিক রিলিজিং হরমোন। गॉट इट, क्लियर? So पहला वाला corticotropic releasing hormone. Now this corticotropic releasing hormone will activate the anterior pituitary or the adenohypophysis to release ACTH. ACTH will act on the adrenal cortex. किसका? Yes, adrenal cortex of fetus, full term fetus. समझे? कितना तक क्लियर हर किसी के लिए? अब एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ फीटस को जैसे ही एक्टिवेट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज सब हार्मोन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं हम लोग। उसमें से कॉर्टिजोल भी लिख सकते हैं, कॉर्टिजोल इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? विच विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एंड्रोजन, बिकॉज एंड्रोजन जो है वो भी तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है माय डियर, सेक्स कॉर्टिकॉइड जिसको कहते हैं। अब एंड्रोजन क्या करेगा, ये एंड्रोजन स्टिमुलेट्स द एंड्रोजन इन फीमेल, एंड्रोजन इन मदर। ये एंड्रोजन इन फीटस था, दैट विल ट्रिगर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन मदर, ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर से वो ट्रिगर करेगा। क्लियर? तो प्लेसेंटा तो एक पॉइंट बोलते भूले मुझे, एनीवे ट्रिगर करा। अब क्या होगा, तो मदर में एंड्रोजन बढ़ गया। अब देख, फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा से, ध्यान से देख, फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा से एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है एरोमेटेज, which will convert androgen to estrogen like compounds. ठीक ठीक। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन कुछ अनोखा चीज करेंगे। नंबर 1, इट विल सेंड 3 सिग्नल्स। नंबर 1, इट विल स्टिमुलेट द प्लेसेंटा।
to release relaxin. ठीक ठीक. Estrogen will stimulate the ovary to release. अभी पढ़ा कुछ देर पहले, relaxin is also released by the ovary. पढ़ा था ना? Then estrogen will stimulate the hypothalamus to release, to synthesize and release, माने से release धरो, release oxytocin from the neurohypophysis. हाइपोथैलेमस एक्टिव करेगा, एक्टिवेट करेगा तभी तो होगा. करा, सिंथेसाइज किया हाइपोथैलेमस ने, सीक्रेट किया कौन? न्यूरोहाइपोफाइसिस. पता है आपको? नाउ रिलैक्सिन क्या करेगा? रिलैक्सेशन ऑफ सिम्फाइसिस क्यूबिस. है तो, एन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट. एंड ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल, माने मायोमेट्रियम, ऑफ मायोमेट्रियम, राइट, एंड अल्टीमेटली पार्चुरेशन. समझ में आया? समझ में आया एवरीवन? This is the complex neuroendocrinal mechanism, ultimately parturition, involving cortisol, estrogen, NCERT लिखा है ऑक्सीटोसिन. बुझते पारले? अगर ये नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता. वो डेफिनेशन जो NCERT में लिखा हुआ है वो ये है. अब तेरा सवाल का आंसर हुआ, तो इसीलिए पहले मत पूछ. समझ में आ गया? नेचुरल है. कॉर्टिसोल एंड्रोजन इन फीटस, फीटस एंड्रोजन बढ़ ना. कॉर्टिसोल अगर बढ़ा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर इंक्रीज हुआ तो फीटस में भी तो इंक्रीज होगा. फीटस में तो टेस्टोस्टेरोन बाय एंड्रोजन सीक्रेशन विल इंक्रीज. ये एंड्रोजन जो है ये तो टेस्टोस्टेरोन ही है. मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन. वही है. बुझते पारली? इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा इज अ टेम्पोररी मिक्स्ड ग्लैंड. व्हाई मिक्स्ड ग्लैंड? बिकॉज एरोमेटेज इज एन एंजाइम. दिस इज द एंजाइम. ये लोगों को पता नहीं है. लोग इस लेवल पे पढ़ाई करता नहीं. ये आंसर दे दिया मैंने. समझ में आ गया? কি বল, কি জিজ্ঞেস করছিলিস? ভুল গিয়া সব ভুলে যাস তুই? हाँ, अच्छा सुनो, प्लेसेंटा का पेज निकाल, पेज नंबर 53 निकाल. एकदम सटोरी सेल से निकलता है. मैंने उधर लिखा भी था, आपको भूल गए आप. सटोरी सेल से भी निकलता है, ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है, और एट द सेम टाइम प्लेसेंटा से भी निकलता है. चलो, इधर तो प्लेसेंटा से निकलेगा ना, पार्चुरेशन का गेम है. यही पूछ रहा था. अच्छा चलो, उसमें एक पॉइंट लिख दो. वो কি নাম, एनसीईआरटी में तो लिखा जाएगा नहीं ना? না না, এটা তো 53 एक पता आगे. ऊपर ले, ऊपर एकदम ऊपर ले. उसमें नहीं, उसमें नहीं, इसमें ऊपर ले. लिखो दो सब्सटेंसेस और इन्फेक्टिव एजेंट्स. दो सब्सटेंसेस और इन्फेक्टिव एजेंट्स. पेज नंबर 53 प्लेसेंटा के, प्लेसेंटा वाला पेज का ऊपर में लिख रहे हैं, है ना? दो सब्सटेंसेस और इन्फेक्टिव एजेंट्स, है ना? दो सब्सटेंसेस और इन्फेक्टिव एजेंट्स. एक सेकंड. हाँ, which can cross the transplacental barrier, which can cross the transplacental barrier are called
टेराटोजेंस, TERATOGENS। एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में टेराटोजेन वाज मेंशन्ड, एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने लिखवाया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो those substances or chemicals which can or microorganisms whatever you call, be it virus, है ना, तो बैक्टीरिया, सिफिलिस का बैक्टीरिया हो गया, गोनोरिया का बैक्टीरिया हो गया, है ना, HIV हो गया, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन क्रॉस द ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर। इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हो गया जो कि फीटस को मार सकता है विद इन द यूटेरस, समझे ना, दोज आर कॉल्ड टेराटोजेंस। टेराटोजेन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय इंफेक्शन, बाय रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, है ना, तो STD में आपको नाइजेरिया गोनोरी या तो ट्रेपोनेमा पैलिडम ये सब पढ़ना पड़ता है, जेनिटल हर्पेस पढ़ना पड़ता है, तो वो कंडीशन में बेटा दोस आर ऑल टेराटोजेंस। समझ में आया, तो उसमें मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो इसीलिए मैंने इधर लिखा दिया टेराटोजेन है क्या, और ये एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में है, मैंने था, समझा, ये इंपॉर्टेंट है। एनीवे, और कैंसर में भी एक डिस्कशन है, कैंसर भी अपना सिलेबस में है, तो प्लेसेंटा में, एम्ब्रियो में अगर कैंसर होता है दैट इज कॉल्ड टेराटोमा, तो यू नो टेराटोजेंस, टेराटोमा, दीज आर रिलेटेड टर्म्स, समझे ना, तो इसीलिए मैंने टेराटोजेन एटलीस्ट ये वर्ड बता दिया, ठीक है, जी बोल भी ना, GEN शेखा, GEN, GEN काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फिब्रिनोजेन, लेकिन ये टेराटोजेन मतलब वो नहीं, इनएक्टिव नहीं, these are all active forms। टेराटो इधर रेफर्स टू द प्लेसेंटा, ट्रांसप्लेसेंटल बेबी। अच्छा वो क्या है, पार्चुरेशन, अच्छा तो पार्चुरेशन हो गया। अब देखो और एक चीज बताना चाहिए, चाहेंगे आपको, पोजीशन ऑफ फीटस विद इन द यूटेरस। मैं इतना फास्ट पढ़ाता हूं, फिर भी आप सोचो ना, ये है पोजीशन ऑफ द फीटस इनसाइड द यूटेरस, समझे ना, मैं इतना फास्ट पढ़ाता हूं लेकिन फिर भी मैं 1 डे लेट हूं, 1 डे पीछे हूं सिलेबस का, तो इसी बैच का कोई दूसरा पढ़ा रहा है किसी दूसरे बैच में, तो सोचो क्या हालत है उनका। एनीवे, ये है पोजीशन ऑफ द फीटस, तो इट्स अ कंप्लीट फ्लेक्शन with head presentation, head presentation, this is the ideal position, normal position of the fetus within the uterus. So this is amniotic sac, amniotic sac with amniotic fluid, তাই তো, and the normal position of the fetus, normal normal position बोला, abnormal नहीं, of the fetus within the womb, वो क्या है, complete flexion, complete flexion with head presentation, complete flexion with head presentation, this is the normal position of the fetus। देखो हेड नीचे की तरफ, और ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड लेबर, समझे, तो लेबर का सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो पहले पार्चुरेशन होता है, उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ होता है, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स इन लेबर, तो इवेंट्स इन लेबर, इवेंट्स ड्यूरिंग लेबर, तो इवेंट्स ड्यूरिंग लेबर में सबसे पहले आता है स्टेज ऑफ डायलेटेशन, स्टेज ऑफ डायलेटेशन, डायलेटेशन का मतलब क्या है, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ रिलैक्सिन, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ रिलैक्सिन, क्योंकि ये सर्वाइकल कैनाल जो है ये डायलेट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा कैसे निकलेगा, सो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, डायलेटेशन क्या लिखा मैंने, डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स बाय रिलैक्सिन, हो गया, जैसे डायलेटेशन हो गया सर्विक्स का, तो क्या होगा माय डियर, एसी चलाया था मैंने बेटा, क्या बात कर रहे हो, डायलेटेशन हो गया, देखो सर्वाइकल कैनाल का डायलेटेशन हो गया, अब देख
तो नीचे आ गया, थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया, एंड दिस इज द फ्लूइड। समझे? ये फ्लूइड। अब क्या होगा? नंबर 2, SHOW, शो, slight discharge of amniotic fluid, slight discharge of amniotic fluid preceded by rupture, preceded by its rupture। तो इसका जो फोटोग्राफ है माय डियर, समझे? ये देख, अब क्या होगा? मैंने कहा, क्या कहा, इसका रप्चर होगा थोड़ा। तो क्या है, अल्टीमेटली देख, इसका हेड इधर आ गया, एंड ये जो है ये एमनियोटिक सैक। समझे? हेड आ गया, क्योंकि वो रप्चर हो गया तो हेड थोड़ा नीचे आ गया, हेड हैज ब्लॉक्ड इट। बाकी फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं हुआ, स्लाइट डिस्चार्ज हुआ। समझ में आया? ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड क्राउनिंग। वो 3 इडियट्स में देखता था ना आपने, कि दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। व्हाट इज क्राउनिंग? when the head when the vertex of the head या तो head of the fetus is visible through the external os। external os कौन सा है? ये ओपनिंग को external os कहते हैं। this is the external os, this is the internal os। ये तो पढ़ाया था मैंने। the cervical canal and this vagina and the cervical canal includes the birth canal, याद है ना? this is the cervical canal, ठीक है ना? इसके नीचे vagina, vagina, समझे? दोनों मिलके बर्थ कैनाल। एनसीईआरटी का लाइन 46 है ना? ये तो पेज नंबर 30 हो गया, बर्थ कैनाल। अब देख, क्राउनिंग क्या है? when the head of the fetus, when the vertex of the head, actually vertex of the head, গরম লাগছে কেন রে এত? প্রচুর গরম। fetus is visible through the external os। am I clear? that is called crowning। और crowning के बाद expulsion of the baby, so that is expulsion, expulsion। तो of the fetus ऑक्सीटोसिन के एक्शन के वजह से फिर fetus will be expelled out, है तो। एंड देन फाइनली fetus expulsion हो गया, मतलब यहां से यहां तक क्या बना? पार्चुरेशन। अब नंबर 5, एक्सपल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ। वो निकालना पड़ता है, समझे ना? वो डायरेक्टली खुद से निकलता नहीं है माय डियर, दैट इज लेबर। दोस्तों बोल, आफ्टर बर्थ मतलब प्लेसेंटा अलोंग विद इट्स कंटेंट्स, कुछ देर पहले मैंने लिखा है, उसको निकालना पड़ता है। प्लेसेंटा ऐसे करके रह जाता है ना, ऐसे करके रह जाता है, तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको लेके अम्बिलिकल, हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड वो अलग करके फिर प्लेसेंटा को ऐसे मरोड़ा जाता है। तो ये क्या, ऐसे लगा हुआ था वो खुल जाता है, खुल के ऐसे करके, दैट इज अम्बिलिकल। समझे ना? अम्बिलिकल फिटस के साथ चला गया तो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के फिटस को अलग कर दिया। अब फिर जितना पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ, उसको लेके ऐसे उल्टा घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो प्लेसेंटा गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। कुछ नहीं होता, पेन तो उतना तो ठीक है, लेबर का पेन उससे ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक, थोड़ा सा निकलना, दैट इज वाटर ब्रेक। ठीक है, इधर हवा। हेलो उज्जैनी मैडम, समझ में आया आपको? না হলে আবার বলবি বুঝিনি। বাবা হাসছে দেখ, পুরো পুরো মনে হচ্ছে মনোকন্ডাইলিক্স কাল রাত্রির 11টা থেকে 5টা।
रात 11 बजे से 5 बजे तक सर ऐसे घूम जाता है पीछे की तरफ, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। आई नो आई हैव, आई उतना तो इंटेलिजेंस है मेरा। 5 बजे के बाद फिर डाइकॉन्डाइलिक हो जाता है। ये कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है, लार्वल स्टेज है। वो मैच्योर होकर क्या बनेगा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है, इंसेक्ट। तो बटरफ्लाई भी वो अपना सर ऐसे घुमा सकता है, और कैटरपिलर घुमा सकता है, बटरफ्लाई। कैटरपिलर सर ऐसे ऐसे घुमाता है, उसका होता है रात के 11 बजे से 5 बजे। चल, हे, इज इट डन? কোনো ডাউট আছে বাবা অনিক কুমার? না স্যার, আগের বারও তো পড়েছিলে। পড়া হয়েছিল। उसको वो मेरे सामने नहीं आता था पिछले बार। पिछले बार वो मुझे देखता था तो भाग जाता था। ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग भी हो। तो मुझे देख के ही भाग जाता है, मुझे देख के पेरेंट भी भाग जाते हैं, बात अलग है। एडमिशन के बाद, एडमिशन से पहले आते हैं। एडमिशन के बाद मैं, मुझे दिख जाता है तो वो लोग ट्राई करते हैं कि मेरे से बात ना करें, क्योंकि मैं तो पूछ लूंगा सीधा। मुझे एडमिशन के बाद 3 महीने 4 महीने बाद आके कोई मुझे फोन करके बोल रहा है कि मेरा बच्चा कैसे कर रहा है, हाउ विल आई नो? पहले दिन मैं बता देता हूँ पेरेंट को कि डोंट वेट फॉर द पीटीएम टू हैपन। पीटीएम के लिए इंतजार क्यों करना है आपको, पहले ही पूछिए कैसा चल रहा है बच्चे का। 4 महीने बाद आपको याद आ रहा है। आपको क्या लगता है पैसा देने के बाद सब कुछ हो जाता है? तब अमिताभ बच्चन का भाई बच्चा जो है वो तो अमिताभ बच्चन बनता, तेंदुलकर का लड़का तेंदुलकर बनता, गावस्कर का लड़का गावस्कर बनता। पैसे से सब कुछ होता है क्या? इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। मुझसे देख के वो भी भाग, वो तो हालांकि। किरे, अनिक कुमार तो जाने मेरा खौफ क्या है? क्या? कुलभूषण? हाँ, कुलभूषण के बैच में ही तो था, मैं था, वो था, कुलभूषण था, माझी था। बुबाई बुबाई, बुबाई माझी था, तुझे भी पढ़ा है शायद। हम तक तुम लोगों के टाइम पे, ओहो हो, अमृतपाल सिंह पढ़ा था। गिरीश सर पढ़े थे? नहीं? तो मेरा खौफ तो है ही। चलो फोटो ले ले। ये डर रहना चाहिए, ये डर मुझे अच्छा लगा। नहीं, जो देखो बेटा, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। आप जितना भी इधर उधर कर लो, अगर आपको पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्रिनल फेनोमेना इन्वॉल्विंग दीस थ्री हार्मोन्स इन सीक्वेंस, तो कैसे पता, कैसे आंसर करोगे? नहीं कर सकते। व्हाई इज गिवन इन एनसीईआरटी? कुछ ना कुछ तो रीजन है। ये क्यों बोले? প্রথম বার তো দেখবি, দেখতে শিখিস নি তো এখন। पहले तो ये सीखना पड़ेगा देखते कैसे हैं। हो गया। मुझे लगता नहीं है प्लेसेंटा का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा। प्लेसेंटा हो गया, पार्चुरेशन हो गया, एक छोटा सा पार्ट है दैट इज लैक्टेशन, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, बोल। ऑस्पेन पर ओपनिंग ऑफ द पेनिस यूरेथ्रा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटर्स। ऑस्पेनिस, ऑस्पेनिस আমাদের নেই। हाँ बोलो, विच ऑफ दिस क्या है ऑप्शन? ह्यूमन में ऑस्पेनिस नहीं है, करेक्ट। जरूरत नहीं है, लेकिन ह्यूमन में ऑस्पेनिस नहीं है। एक्सटर्नल यूरेथ्रा इज नॉट ऑस। ऑस मतलब बड़ा ओपनिंग, ह्यूमन में नहीं है ऑस्पेनिस माय डियर। और ये 2011 से पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? तो आ जाता है, कहां से आता है? कस्टम प्रैक्टिस में 2011 से पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो वो मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। पता नहीं चलता है, क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चलता तो छोड़ दे। मत कर। दिमाग को ओवर टैक्सेशन नहीं करना है। ओवर टैक्सेशन किसी चीज के लिए तुम्हारा दिमाग इतना
इतना मैंने ये नहीं है, मैंने कम कीमती नहीं है जिसको दूसरे चीजों पे आप ओवर टैक्स कर रहे हो। दिमाग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल। उसको एकदम जो चाहिए उतना करो। मैं क्या कहता हूं हमेशा, एग्जाम क्रैक करने के लिए टेक्निकलिटीज जरूरी है, स्ट्रैटेजी जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी और टेक्निकलिटीज अगर सही रहेगा तो एग्जाम क्रैक करो। इमोशन से एग्जाम क्रैक नहीं होता। एग्जाम क्रैक होने के लिए आपको टेक्निक जानना पड़ेगा। ये अगर ये बोल लो 4 বার পরীক্ষা দিয়ে দিলাম এই লাইনটা দেখিনি চোখে, কেন দেখেনি? কেন দেখেনি? কেন? তোকে দেখাতে কেউ, দেখতে কেউ শেখায়নি। नो वन हैज टॉट यू हाउ टू सी, टॉट हिम हाउ टू सी। अब मैं जो ये बता दिया, अब जब भी वो पढ़ेगा हमेशा उसको ध्यान रहेगा कि अरे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इधर समरी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, पीछे का क्वेश्चन। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ, दैट्स इट, है ना? তুমি যতই 170 পাও 180তে, যদি এই লাইনটা তুমি না শেখো, देन अगर ये लाइन एग्जाम में आ जाता तो आपका नंबर 150 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर 4 आ गया ना तो आपका नंबर 150 हो जाएगा। तो ये इंप्रूवमेंट चाहिए बेटा। और जैसे ये होगा 630 क्रॉस करना, 650 क्रॉस करना, 670 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, इस तरह से फिजिक्स भी पढ़ना होता है। फिजिक्स का हर एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट्स होते हैं। ये हम लोग समझते नहीं है। जनरली आप लोग पूछते हो किसी से किसी का सिलेक्शन हो गया। एक एग्जांपल দিচ্ছি তোমাদের। मैं 2023 তুই ছিলিস, মানে আমি যখন ছিলিস না, तो 2023 बैचেर साथे যখন আমি इंटरेक्शन, এখনো বোধহয় ভিডিও আছে আমার কাছে, 2023 बैच के साथ मैं जब इंटरेक्शन करवा रहा था तो उस टाइम पे अंकिता मंडल गया था एम्स दिल्ली, जैसे इस बार रूपायन गया, अंकिता मंडल गया था एम्स दिल्ली। अच्छी बात है। तो उसमें उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपर था वो था 675 2023 शायद। रिजल्ट थोड़ा खराब हुआ था, थोड़ा खराब मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं, लेकिन थोड़ा खराब मैं मानता हूँ। तो एनीवे एक ही 700 पार्ट था। तो एनीवे उसके नेक्स्ट वाला था ओबिक माझी। ओबिक माझी वाज एक्सेलेंट स्टूडेंट, वो बायोलॉजी ओलंपियाड क्रैकर था, बहुत अच्छा बच्चा था। लेकिन ओबिक माझी, अब देखो वो 675 आया था उसको, अभी एम्स देवघर में पढ़ रहा है, देवघर नहीं तो क्या करते हैं, बट अरे ওটা যে गोरखपुर, एम्स गोरखपुर है कुछ, स्वप्न में ओखाने करो। तो एनीवे, तो मैं इंटरेक्शन करवा रहा था तो किसी बच्चा ने सवाल पूछा कि फिजिक्स को लेके क्या करें, हाउ इज फिजिक्स इंपॉर्टेंट, फिजिक्स एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट इन नीट। तो ओबिक माझी ने कहा कि फिजिक्स इज ओके, फिजिक्स को क्वेश्चन करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस तो एग्जाम मैंने प्रॉब्लम्स जो होता है वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जनरली नहीं आता, लेकिन पीछे का प्रॉब्लम कर लोगे तो हो जाएगा, और बाहर का प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा। इतना तो पढ़ लो तो फिजिक्स में 170 175 आ जाएगा, 180 भी हो सकता है। सेम क्वेश्चन अंकिता आंसर्ड। अंकिता सेड आई स्टडीड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स। जितने भी असर्शन रीजनिंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, हर एक स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजनिंग एनसीईआरटी का लाइंस होते हैं। पीछे का पॉइंट्स टू पॉन्डर, एक्सपेरिमेंटल पार्ट, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी इफ यू वांट टू गेट बियॉन्ड 700। दो स्टूडेंट ने स्टेटमेंट दिया, वन वाज 675, वन वाज मोर देन 700। तो ये डिफरेंस है, हर चीज हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको पाना है 670 प्लस तो थोड़ा थोड़ा फिजिक्स एनसीईआरटी मोटा मोटी लगभग पढ़ के फिर बाकी का क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो वो करो। लेकिन अगर आपका टारगेट है 700 प्लस, then definitely you have to study physics NCERT like anything. क्यों नहीं पढ़ना है? Why not? पीछे का थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाया सब, बन जाता है, नहीं बनाया क्या, वो सब सुनने का मतलब नहीं है मेरा। क्वेश्चन अगर है तो उसको क्या लिखना है वो सोच लेना है। जरूरी नहीं है कि उसको लिखना है इतना बड़ा, नो, लेकिन उसका आंसर तो सोच लेना है आपको। एब्सोल्युटली, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन आएगा। देखो एक चीज समझो, पेपर किस लिए बनाया जाता है? पेपर रिपीटर्स के लिए थोड़ी ना बनाया जाता है। पेपर्स हमेशा टारगेट किया जाता है फॉर दी फ्रेश स्टूडेंट्स, और फ्रेश स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देके आया है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज द थियोरेटिकल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ एनसीईआरटी, सोचो। एट द सेम टाइम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है, फिजिक्स सर से बात कर लो, अंकित सर से बात कर लो, केमिस्ट्री सर से बात कर लो, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है हर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना है।
हर एक एक्सपेरिमेंट कोई भी 19-20 नहीं होना चाहिए, तमाचा मार के सीधा कर देंगे सबको। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसे मैंने लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ाया उसी लेवल पे पढ़ना है, जान लेना। तो ये करना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस है सब निपटाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। তবে গিয়ে একটা নাম্বার আসবে বাবা, কি পড়তে হবে এটা জানা খুব ইম্पोर्टेंट। इन्फॉर्मेशन तो हर कोई दे देगा, चलो ये इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग दे देंगे, ये नहीं देंगे छोड़ दो, लेकिन कई सारी इंफॉर्मेशन लोग दे देंगे, लेकिन एनसीईआरटी को किस तरह से रिलेट करोगे आप। मैं हमेशा जो भी पढ़ाता हूं मैं हमेशा एनसीईआरटी से रिलेट करवाने की कोशिश करता हूँ। কোথায় एनसीईआरटी कोई पॉइंट लुकिए আছে, कहाँ छिपा हुआ है बोलो वर्ड, उसको निचोड़ना है, निकालना ही पड़ेगा। जैसे अब लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे तो मेमोरी ग्लैंड आते हैं डिस्कशन पे। अच्छा पिछले बार एग्जाम में मेमोरी ग्लैंड था आप लोगों का, वो तब तो पढ़ा दिया था मैंने। क्वेश्चन नहीं था तो हम क्या करेंगे, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस तक पढ़ा था, मतलब मेमोरी ग्लैंड पढ़ा दिया था आपको। तो हाँ ये क्वेश्चन मैंने ही दिया था। हाँ मैंने ही दिया था। सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में लिखा है, सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं, सेकेंड पैराग्राफ लास्ट सेंटेंस समरी था ना। আরেকটা সেন্টেন্স আছে পেজ নাম্বার 47 এর, a functional mammary gland is the characteristic of all females। तो पढ़ाया था मैंने, डिटेल ओवर की सब पढ़ा दिया, तो पढ़ा दिया तो मैंने, वो क्लास नहीं किया इसका मतलब। ओहो, तो उसका वीडियो कौन देखेगा, ये चाहिए, ये बैच में ज्वाइन क्यों किया है, वीडियो देखने के लिए, तो अगर मिस किया तो निकाल देंगे दूसरे बैच में भेज देंगे। হুম, কি হলো, হাসছিস কেন, ভুল করেছিস পরীক্ষায় ওটা, তুই তো তার আগে জয়েন করে গেছিলিস না, ভিডিও দেখিসনি কেন, তাও ভুলে গেছিস, তো তো আমার পড়ানো ছেড়ে দেওয়া উচিত। সামারি দেখো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ লাস্ট সেন্টেন্স কি লেখা আছে, খুঁজে পাচ্ছে না, আমি যাব, থাপ্পড় মারলে सब सीधे हो जाए। एनीवे, तो मेमोरी ग्लैंड वाला हो गया, तो सिर्फ मुझे एक, अच्छा वो भी तो पढ़ा दिया था शायद, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स पढ़ा दिया था ना। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास देखना, ऑक्सीटोसिन वो वाला मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास, या कौन सा क्लास में एक बार बता देना उस, प्रथम दिखे পড়িয়েছিলাম ना। तो हाँ हाँ, तो पहले दो क्लास देख लेना, मिल जाएगा आपको, पढ़ाया था ना मैंने, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन वाला डिस्कशन में करा दिया था। हाँ प्रथम 2 नंबर क्लास किंबा 3 नंबर क्लास में मिल जाएगा आपको रिकॉर्डिंग में, समझे ना। सेकंड क्लास हो गया ना, तो सेकंड क्लास में आपको मिल जाएगा बेटा, उसको जरूर देख लेना एक बार। दैट इज मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये है फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दैट इज मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, पढ़ा दिया था वो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन वो सब पढ़ाया था ना मैंने, ऑक्सीटोसिन। ठीक, हो गया, खत्म ये खत्म। कल से हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिस्कशन चालू करेंगे। अच्छा इसका क्वेश्चन भेजा आप लोगों को मैंने, अच्छा इसका, अच्छा क्वेश्चन भी भेज देंगे, क्वेश्चन भी भेज देते हैं। नहीं वो तो भेज ही दिया था, वो तो भेजा ही था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो मैन का है केवल, ह्यूमन का है केवल। बहुत गर्मी लग रहा है भाई, बहुत गर्मी हो गया। मैं थोड़ा चिल्लाता हूँ ना, तो हाँ।
ये कुछ क्वेश्चन भेज रहे हैं, ए काके पाठाबो, ये कर কি বলে ওই 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 কর, হ্যাঁ এই 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 তোর নামটা যেন আমার কিছু তোর নাম সেভ করা আছে, তোর नाम হচ্ছে কৃষ্ণা, कृष्णा कृष्णा को भेजना है, कृष्णा कृष्णा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन भी भेज दिया, उसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना, मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। बाय संडे दिस ऑल थिंग्स नीड टू बी कंप्लीटेड एवरीवन, बाय संडे दिस ऑल थिंग्स नीड टू बी कंप्लीटेड माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया, इसको निपटा दे। और कल से हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ।